Hi guys, I am Kalim. You are watching Feel the Biology. Let's try to feel biological science. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है ये। 12 बोर्ड एंड नीट दोनों के लिए ये एक हॉट चैप्टर है। बोर्ड में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आता है और नीट में हर साल 3 से 4 एमसीक्यू देखने को मिलता है। इस साल 2020 में 3 क्वेश्चन आया था। इसका पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने रिप्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे। वहां पर प्लांट एनिमल सारे ऑर्गेनिज्म के कॉमन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को बारे में देखा। उस चैप्टर को मैंने 3 सेशन के अंदर डिस्कस किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपका पास पहुंच जाए। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखेंगे। फ्लावर यानी फुल प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एनसीईआरटी फ्लावर को एंजियोस्पर्म का फैसिनेटिंग ऑर्गन बोला है, यानी पूरा प्लांट बॉडी का सबसे आकर्षक ऑर्गन है ये। ह्यूमन का पास फ्लावर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू है। हमारा बहुत सारे फीलिंग्स जैसे कि लव, एफेक्शन, हैप्पीनेस, इन सब में फूल एक सिंबल की तरह काम करता है। बायोलॉजी में फ्लावर को मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स कहा जाता है। मॉर्फोलॉजिकल मार्वल क्यों, वो तो अभी मैंने डिस्कस किया। देखने से बहुत ही अट्रैक्टिव होता है ये फ्लावर, और क्योंकि फ्लावर साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना जाइगोट आगे जाके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल है। रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म जानने से पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते। फ्लावर क्या है? बायोलॉजी में फ्लावर का डेफिनेशन क्या है? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट, यानी एक प्लांट में सूट मॉडिफाई होकर ही फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए ये एक सूट है, इसमें कुछ ऐसे मेरिस्टेमिक पार्ट होता है जहां से नया लीफ का फॉर्मेशन होता है। इसको नोड कहते हैं, और 2 नोड का बीच में जो पार्ट है ये इंटरनोड है। अब हम इस सूट को मॉडिफाई करेंगे फ्लावर में। सबसे पहले ये फ्री एंड पोर्शन से 4 नोड का पार्ट कॉन्डेंस होगा। नोड एक दूसरे का पास आ जाएगा, इंटरनोडल डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। नॉर्मली सूट कॉन्डेंस होने की वजह से फ्लैट यानी चैप्टा होगा, जो आगे और कॉन्डेंस होकर डोम शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस चलते वक्त हर एक नोड से लीफ निकलता है जो आगे जाके फ्लोरल पार्ट में मॉडिफाई हो जाता है। फाइनली ये डोम शेप सूट थैलामस बन जाता है। सबसे नीचे का नोड, फर्स्ट नोड से जो लीफ निकला था वो कैलिक्स में, सबसे ऊपर सेकेंड नोड लीफ कोरोला में, थर्ड नोड में प्रेजेंट लीफ एंड्रोसियम, एंड सबसे ऊपर फोर्थ नोड का लीफ गाइनोसियम में मॉडिफाई होता है। अब ये सूट मॉडिफाई होकर फ्लावर बन गए। तो देखा जाए एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का 4 फ्लावर पार्ट है: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला को एसेसरी पार्ट बोला जाता है क्योंकि ये दोनों पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है बल्कि मदद करता है। यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल हर एक फ्लावर में ये 2 पार्ट कॉमन है। एंड्रोसियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रो टर्म मेल सेक्स के लिए यूज होता है, जैसा कि मेल सेक्स हार्मोन को एंड्रोजेन कहा जाता है। और गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है तो मेल फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम रहेगा, जहां फीमेल फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला का साथ गाइनोसियम रहेगा। तो ये था कुछ फ्लावर का बेसिक बात। अब हम प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। मेल फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम का यूनिट है स्टामेन, यानी कई सारे स्टामेन मिलके एंड्रोसियम होता है। एक आइडियल स्टामेन का 2 पार्ट है, लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंट और एंथर। ये फिलामेंट थैलामस के साथ अटैच रहता है और एंथर फिलामेंट का टर्मिनल एंड में रहता है। क्योंकि स्टामेन थैलामस से निकलता है, सबसे पहले फिलामेंट बनता है, उसका बाद एंथर बनता है। इसलिए फिलामेंट का जिस एंड में थैलामस से अटैच्ड है उसको प्रॉक्सिमल पार्ट, और दूसरा एंड जहां एंथर है उसको डिस्टल पार्ट कहते हैं। हमने ये प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टर्म ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी सुना है। नेफ्रॉन का 3 ट्यूब्यूलर पार्ट है: प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, हेनली लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी। वहां पे ट्यूब्यूल का जिस पार्ट बॉमन्स कैप्सूल का नजदीक है वो पीसीटी,
एंड ट्यूब्यूल का जो पार्ट बाउमेंस कैप्सूल से दूर है वो डीसीटी। ऐसे ही यहाँ पे थैलामस का नज़दीक पार्ट प्रॉक्सिमल एंड होता है। यहाँ पे एनसीईआरटी का जो लाइन है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलामस और पेटल ऑफ द फ्लावर, इसको लेकर 2016 में नीट फेज 1 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द ऑप्शन ए एंथर, ऑप्शन 2 कनेक्शन, ऑप्शन 3 प्लासेंटा एंड ऑप्शन 4 थैलामस और पेटल। तो अभी का डिस्कशन से ही पता लग रहा है फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड मतलब थैलामस ही होगा। तो ये स्टामेन का लेंथ एंड नंबर, यानी स्टामेन कितना लंबा है एंड एक एंड्रोसियम में कितना स्टामेन रहेगा, ये स्पीसीज वाइज वेरी करता है। स्टामेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंथर, क्योंकि यहीं पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एक एंथर का 4 साइड रहता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर टेट्रागोनल है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर में 2 लोब प्रेजेंट रहता है और ये लोब मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको थीका कहते हैं, इसलिए एंथर को डाइथिकस भी कहा जाता है। हर एक लोब के कॉर्नर में 2, यानी पूरा एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता है। एक्चुअली एंथर प्योरली टेट्रागोनल नहीं होता है, इसका साइड में एक इनकम्प्लीट लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव यानी एक लंबा खांज रहता है जो लेंथ वाइज दोनों लोब को सेपरेट करता है। माइक्रोस्पोरेंजियम 2 टर्म माइक्रोस्पोर एंड एंजियम से बना है। एंजियम का मतलब कंटेनर, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्पोर धारण करता है। अगर एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखा जाए तो ऊपर से माइक्रोस्पोरेंजियम का आउटलाइन सर्कुलर नजर आता है। यह आउटलाइन एक्चुअली 4 लेयर से बना होता है। सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, उसका अंदर एंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर और सबसे अंदर टैपेटम। बाहर से 3 लेयर यानी एपिडर्मिस, एंडोथेसियम एंड मिडिल लेयर पोलन का प्रोटेक्शन एंड मैच्योर पोलन का एंथर से निकलने में मदद करता है। जहां सबसे अंदर की ओर टैपेटम डेवलपिंग पोलन ग्रेन का नरिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस टैपेटम लेयर में जो सेल है इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और अगर न्यूक्लियस की बात करूं तो पॉलीप्लॉइड एंड मल्टी न्यूक्लिएट होता है। पॉलीप्लॉइड मतलब सेल में 2 से ज्यादा क्रोमोसोम का सेट है जो एंडोमाइटोसिस की वजह से बनता है, और मल्टी न्यूक्लिएट यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस बनता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। अब ये एंडोमाइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन सेल बायोलॉजी की बात है, मैं इसको सेल डिवीजन चैप्टर में डिटेल्स में समझाऊंगा। एनसीईआरटी में एंथर का जो 3D कट सेक्शन दिया हुआ है उसमें और चीजें क्लियर हो जाता है। यहाँ पे ये स्टामेन का फिलामेंट यानी स्टॉक है। कट सेक्शन की प्लेन में 2 रेड कलर का लोब है, हर एक लोब पे 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसका अंदर पोलन सैक रहता है। डायग्राम में जो लाइन ऑफ डेहिसेंस दिखाया गया है, पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाने से यहीं से रिलीज होता है, क्योंकि इस लाइन बराबर एंथर फट जाता है और पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आ जाता है। अब हम जानेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन बनता कैसे है। एक्चुअली एक यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेंटर की ओर होमोजेनस सेल कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है। होमोजेनस सेल क्यों? होमो यानी सेम, जेनस यानी ओरिजिन, मतलब सारे सेल एक ही सेल से माइटोसिस प्रक्रिया से बना, इसलिए यहाँ पर सबका क्रोमोसोम नंबर भी सेम होता है, यानी सारे सेल डिप्लॉयड होता है। इस होमोजेनस सेल की ग्रुप से बनता है स्पोरोजेनस टिश्यू। अब फिर टिश्यू को स्पोरोजेनस क्यों बोला जा रहा है? स्पोरोजेनस मतलब ऐसा टिश्यू जिसका हर एक सेल स्पोर फॉर्मेशन की क्षमता रखते। ये डिप्लॉयड सेल मियोटिक सेल डिवीजन की मदद से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। टेट्राड यानी 4 सेल का कॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ द टेट्राड? टेट्राड का सेल क्या होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? स्पोरोजेनस टिश्यू का सेल क्या है, डिप्लॉइड। इसमें मियोसिस हो रहा है ना, मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन डिवीजन होता है, 2n से हो गया n, फिर मियोसिस सेकेंड में इक्वल डिवीजन होकर माइक्रोस्पोर टेट्राड का सेल हैप्लॉइड बनेगा। क्योंकि ये स्पोरोजेनस टिश्यू का सेल में ही मियोसिस सेल डिवीजन से पोलन ग्रेन बन रहा है, इसलिए हम इसको पोलन मदर सेल पीएमसी बोलेंगे। तो जिस प्रोसेस से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है पोलन मदर सेल से, इस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन का। तो यहाँ पर हम बोल सकते स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल यानी पीएमसी से 4 पोलन मिलता है। इसके बेसिस पे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाता है, चलिए वो देख लेते हैं। इफ 250 पोलन मदर सेल प्रेजेंट इन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन इन एन एंथर वुड बी
500, 1000, 4000, 8000 चार ऑप्शन दिया है। पहली बात, यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 250 पीएमसी है। दूसरा एन एंथर, यानी एक एंथर में कितना पोलन ग्रेन है ये पूछ रहा है। तो हम अभी डिस्कस किया है एक एंथर में कितना माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। और क्वेश्चन में बोला है एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 250 पीएमसी है, यानी टोटल एंथर में पीएमसी कितना हो गया 250 इंटू 4 यानी 1000। अब क्वेश्चन में पूछा है पोलन ग्रेन कितना है, तो हमने अभी देखा पीएमसी के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है जहां से 4 माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन बनता है। तो टोटल 1000 पीएमसी था, 1000 पीएमसी के अंदर ही मियोसिस हो रहा है, तो पोलन ग्रेन का नंबर होगा 4000। एक्चुअली ये पोलन ग्रेन एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट को ही रिप्रेजेंट करता है। एनसीईआरटी भी इसके जिक्र किया है, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। अभी पोलन ग्रेन का शेप साइज ये स्पीसीज वाइज बहुत वेरी करता है, फिर भी जनरली पोलन ग्रेन स्फेरिकली होता है जिसका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो पोलन ग्रेन 2 लेयर से कवर्ड है। बाहर की ओर जो लेयर है उसका नाम है एक्साइन और अंदर की लेयर की नाम है इंटाइन। एक्स यानी बाहर और इन से अंदर। ये जो आउटर लेयर एक्साइन है ये स्पोरोपोलेनिन से बनता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है स्पोरोपोलेनिन। आज तक ऐसा एक भी एंजाइम नहीं मिला जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सकता है तो एक्साइन ये बहुत रिजिड, पर इसमें कुछ प्रोमिनेंट एपर्चर यानी कुछ छेद भी दिखाई देता है जिसको जार्म पोर बोलते हैं, जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं रहता है। ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन ग्रेन फॉसिल के रूप में बरसों तक प्रिजर्व रह सकता है। अंदर का वॉल इंटाइन एक थीन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर है जो सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनता है। बाहर से तो ये पोलन ग्रेन बहुत स्टेबल है, अनचेंज्ड है, पर पोलन ग्रेन का मैच्योरिटी अंदर चलता रहता है और इस मैच्योरिटी के दौरान पोलन ग्रेन का अंदर जो सिंगल सेल था यानी जो हैप्लॉइड सेल था जो मियोसिस से बना था उसका फिर माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और 2 सेल बनता है। एक का नाम है वेजिटेटिव सेल, दूसरा जेनरेटिव सेल। पर यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस देखने को मिलता है। इस सेल डिवीजन के दौरान जो 2 नया सेल बनता है ये इक्वल नहीं होता है। जो वेजिटेटिव सेल वो बड़ा होता है काफी जेनेटिव सेल की कंपैरिजन में, क्योंकि माइटोसिस सेल डिवीजन के समय जो माइटोटिक स्पिंडल बनता है वो एसिमेट्रिक होता है, इसलिए सेल का डिवीजन भी अनइक्वल हो जाता है। बड़ा वेजिटेटिव सेल के अंदर फूड रिजर्व रहता है एबंडेंट, साथ में इरेगुलरली लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलता है। जहाँ छोटा जेनेटिव सेल वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता रहता है और इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप की होता है। तो वेजिटेटिव सेल के अंदर जेनरेटिव सेल मतलब एक सेल दूसरा सेल के अंदर है, इस कंडीशन को सेल विद इन सेल कंडीशन बोला जाता है। 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म की केस में तो ये पोलन ग्रेन इस 2 सेल स्टेज में ही सेड हो जाता है, पर कुछ एंजियोस्पर्म में एंथर से सेड होने से पहले ही पोलन का जेनेटिव सेल फिर से माइटोटिक डिवीजन के माध्यम से 2 मेल गैमेट में बांट जाता है, यानी इस केस में 3 सेल स्टेज पोलन ग्रेन देखने को मिलता है। ह्यूमन लाइफ में इस पोलन ग्रेन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर बात करूं तो पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट रिच होता है, फूड सप्लीमेंट के रूप में इसको एज ए टैबलेट यूज किया जाता है। साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है काफ़ी। कई सारे स्पीसीज का पोलन ग्रेन हमारा बॉडी में एलर्जी क्रिएट करता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन क्रिएट करता है जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस में पहुंचा देता है। एक्चुअली मेल फ्लावर का एंथर से जो पोलन ग्रेन का शेड हो रहा है ये बाहर आके अगर फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर पाएगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, इसलिए इन्वायरमेंट में इसका वायबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। कौन सा प्लांट का पोलन ग्रेन कितना देर तक वायबल कर सकता है ये काफ़ी वेरी करता है। कुछ सेरल जैसे कि राइस, व्हीट, इसका पोलन ग्रेन 30 मिनट के अंदर अंदर वायबिलिटी लॉस कर देता है, जहां रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलानेसी फैमिली का जो प्लांट है उसका पोलन ग्रेन महीनों तक वायबल कर सकता है। पर अभी एग्रीकल्चरल फील्ड में काफ़ी टेक्निक आ गया है
-196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पोलन को स्टोर किया जाता है पोलन बैंक के अंदर। जैसे कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड बैंक है, ऐसा ही इस टेक्निक का नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये था एंजियोस्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनसीईआरटी में दिया हुआ सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने कवर कर दिया इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगले सेशन में एंजियोस्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।